हेलो क्लास 11, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव विद यशपाल सिंह में। लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूलेज याद किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे आगे का पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे पास्कल ट्रायंगल मेथड। पास्कल ट्रायंगल मेथड क्या होता है, देखिए आप लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, इसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूलेज याद किए थे। तो अब देखो, ये तो आपने याद कर लिया, लेकिन यदि ऐसा आ जाए a प्लस बी की पावर 4 आ जाए तो फिर क्या होगा, a माइनस बी की पावर 4 आ जाए तो क्या होगा, a प्लस बी की पावर 5 आ जाए, 6 आ जाए, या a माइनस बी की पावर 5 आ जाए होल पावर। तो इस तरीके से यदि कोई टर्म आ जाती है तो उसको फॉर्मूला कैसे बनाना है, उसके लिए दिया गया है पास्कल ट्रायंगल मेथड। इस मेथड को समझने के बाद हम भले यहाँ पर 2 हो, a प्लस बी की पावर चाहे n मान लेता हूँ, n की वैल्यू भले 2 रखो, n की वैल्यू भले 3 रखो, n की वैल्यू भले 4 रखो, 5 रखो, जो भी फॉर्मूला आपको बनाना है आप बड़े आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए इस पास्कल ट्रायंगल मेथड में होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें a प्लस बी की पावर यदि यहाँ पर n दे दे, n का मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो उसका फॉर्मूला हम कैसे बनाना सीखेंगे ये सीख रहे हैं। तो यहाँ पास्कल ट्रायंगल मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले 1 ले लेते हैं। 1 के बाद क्या करो, इधर 1 और इधर भी 1 ले लो। अब इन दोनों को जोड़ दो तो बीच में कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, और यहाँ वापस बाउंड्री लगा दो। बाउंड्री लगाने का मतलब 1 1 से पैक कर दो इसको। अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 1, इनको वापस ऐड करो तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 3, जिसको कहाँ लिखना है, इसके बीच में 3, 2 और 1 इसको करोगे तो फिर 3, फिर वापस इसको पैक करना किस किस से, 1 और ये 1 से। इसी तरीके से वापस इनको जोड़ो, क्या आएगा 4, 3 और 3 को जोड़ेंगे 6, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, और वापस से क्या करना है यहाँ पे बाउंड्री। ठीक है, 1 और 1 के वापस और आगे जोड़ते जाइए आप, 1 और 4 5, 5 और 4 और 6 10, 6 और 4 10, और 4 1 5, और वापस क्या लगाते बाउंड्री। तो इस तरीके से अपन इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। तो देखिए हमें फॉर्मूला कैसे मिलेगा। तो ये जितने भी यहाँ पे संख्याएं दिख रही हैं ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट्स है। क्या है ये, कोफिशिएंट है किस चीज के, इस a और b के। अब देखो कैसे, तो सबसे पहले जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है। a प्लस बी का स्क्वायर हमें पता है क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब देखो ये जो टर्म है, ये जो फर्स्ट लाइन है ये बताएगा अपने n बराबर 0 को। इसी तरीके से ये जो यहाँ पर 1 1 वाली लाइन है ये बताएगी आपके n बराबर 1 को। इसी तरीके से ये जो 1 to 1 वाली लाइन है ये वाली किसकी होगी, n बराबर 2। अब ये 0 1 2 मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर इस n की वैल्यू यदि आप 0 रखेंगे तो आपको ये लेना है, या 1 रखेंगे तो आपको ये ले लेना है, या 2 रखें जैसे यहाँ पे 2 रखा तो फिर आपको ये वाली लाइन उठानी है यहाँ से कोफिशिएंट की फॉर्म में। इसी तरीके से ये वाली ले रहे हैं तो n बराबर 3, ये किसके लिए n बराबर 4, और ये किसके लिए n बराबर 5 के लिए। ऐसे ही अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो n बराबर 5 तो अपन ने लिखा है, ये यहाँ पर ये किसके लिए, n इक्वल टू 5 के लिए। तो चलो आगे चलते हैं। तो जैसे n बराबर 2 हमने यहाँ पे लिया, a प्लस बी की पावर 2 थी, यानी a प्लस बी की पावर n की जगह आपने क्या लिया, 2 लिया। तो अब इसको कैसे लिखें, तो देखो पास्कल ट्रायंगल मेथड से हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि यदि आपने a प्लस बी की पावर n की जगह 2 ले ली है तो आप इसको ऐसे लिखना कि भाई सबसे पहले तो ये कोफिशिएंट लिख दे, n बराबर 2 में क्या आ रहा है 1 2 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1, यहाँ लिख दीजिए 2, और यहाँ के लिख दीजिए 1। ठीक है, और प्लस लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये प्लस लगा दिया, इनके आगे प्लस लगा दीजिए, ये प्लस और ये प्लस, इधर तो जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्लस है। अब आप क्या करें, a और b लिख दें, ये ab, ये ab, और ये वापस a और b। ठीक है, ab सबके साथ लिख दिया। सबसे पहले क्या किया, n बराबर 2 में तो 1 2 1, तो 1 2 1, इनके आगे प्लस लगा दिया, और फिर मैंने क्या किया ab लिख दिया। अब आप क्या करें,
आपके पास मैक्सिमम यहाँ पर n बराबर कितना है 2, तो यदि आप a की पावर 2 लिख रहे हैं तो आपको b की पावर क्या लिखना है 0 लिखना है। a की पावर यदि आपने मैक्सिमम 2 लिखी तो b की पावर 0 कर दे। और जैसे ही अगले स्टेप में जाएंगे, इसकी a की पावर तो घटानी है और b की पावर बढ़ानी है। इसकी 2 से घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी 1, और 0 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। आगे जाएंगे तो यहाँ 1 घटाएंगे, देखो a की अब घटती जाएगी और b की बढ़ती जाएगी, तो 1 ही घटाएंगे तो 2 की जगह कितना आ जाएगा 1 की जगह 0, और यह 1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 1 इंटू ए स्क्वायर बी की पावर 0 प्लस 2 इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 1 प्लस 1 इंटू ए की पावर 0 बी का स्क्वायर। अब आप दो चीज़ याद करें कि कोई भी संख्या जैसे a है तो उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसी तरीके से यदि b की पावर 0 भी लिखा है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। यानी किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आती है। अब ये 1 क्यों आता है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझ में आ गया कि इसका मतलब 1 है और इसका मतलब भी क्या है 1 है। तो यहाँ पर क्या बचा 1 इंटू ए स्क्वायर और b की पावर 0 क्या बन गया 1, तो ए स्क्वायर ही बचा प्लस 2 ए की पावर 1 b की पावर 1 ए बी प्लस यहाँ पे क्या बचा a की पावर 0 1 और b स्क्वायर। तो हमारे पास देखो क्या फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का स्क्वायर इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो हमने किसकी मदद से निकाला पास्कल ट्राइंगल मेथड की। तो ये तो सिंपल था, चलो हमें याद भी है, तो इतना मुश्किल निकाल के करना है क्या। लेकिन जैसे a प्लस बी की पावर 3 आ जाए या a प्लस बी की पावर 4 आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए ये कारगर है कि पास्कल ट्राइंगल मेथड से आप निकाल लो। तो सबसे पहले आप इस तरीके का ट्राइंगल बनाओ 1 1 1 1 2 1, फिर 1 और 2 3, 2 और 1 3, साइड में 1 1, फिर 1 और 3 4, 3 3 6, 3 1 4, साइड में 1 1, फिर 1 4 5, 4 6 10, 6 और 4 वापस 10, 4 1 5 और वापस से बाहर 1 1। तो इस तरीके से आप बढ़ाते जाइए। तो अब देखो थोड़ा ज़्यादा पावर वाला करके कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो जैसे a प्लस बी की पावर, जैसे मैं यहाँ पे क्या ले लूँ 3, a प्लस बी की पावर 3, यानी n बराबर मैंने क्या ले लिया 3। तो मेरे को कौन सी वाली लाइन देखनी, ये वाली लाइन देखनी 1 3 3 1। तो मैं इसको देखो ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1, ये लिख दिया मैंने 3, ये फिर 3 और ये 1, इनके आगे मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे को कैसे चालू करना है, वही ए बी। तो ए बी ए बी ए बी ए बी, पावर सबसे ज़्यादा कितनी हो सकती है 3, तो 3 लिखा तो यहाँ 0, अब यहाँ आगे जाएंगे तो 3 से घटाएंगे 1 2 और इसका बढ़ाएंगे 1, फिर और आगे घटा दो तो ये 1 और b की पावर 2, फिर और घटा दो तो 0 और b की पावर 3। तो आगे देखो हमारे पास क्या आ गया, a की पावर 3, 1 तो 1 ही रहेगा, b की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो a की पावर 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस a की पावर 0 1 हो जाएगा और b की पावर 3। तो देखो ये एक a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आपके पास में किसका फॉर्मूला आ गया a प्लस b का होल क्यूब, जिसको मैंने ऐसा लिखवाया था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये का यही फॉर्मूला आ जाएगा वापस से। तो बड़ा ही आसान है। अब एक 4 लेके देखते हैं अपन कि भाई 4 होता तो क्या कर सकते थे। तो देखो आगे चलते हैं अपन, तो 4 के लिए ले लेते हैं जैसे, तो n बराबर 4 के लिए लाइन कौन सी है ये, तो n बराबर 4 दिया हमने, तो हमारे पास क्या हो गया a प्लस बी की पावर 4। तो मेरे पास देखो ये सब है 1 4 6 4 1, तो मैं लिख देता हूँ 1 बराबर लगा देता हूँ यहाँ 4 6 4 और ये 1, मैंने प्लस लगा दिया इस तरीके से सब जगह, और वापस से क्या लिख दिया ए बी ए बी ए बी ए बी और ये ए बी। पावर लगाओ, सबसे ज़्यादा क्या है 4, तो b की पावर हो जाएगी 0, इसकी पावर 4 से 3 करूँगा तो इसकी हो जाएगी 1, फिर वहाँ करूँगा 2 तो इसकी भी 2, देखो घटाते जा रहे हैं, a की पावर b की पावर बढ़ाते जा रहे हैं, ये हो जाएगी 1 तो b की पावर 3, 2 से 3 हो जाएगी 2 और ये वाली 2 से 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगी लास्ट में जाएगी 0 और ये हो जाएगी 4।
तो हमारे पास कितना आ गया a की पावर 4, देखो यहाँ पे देखो 1 इंटू ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 0, 1 और b की पावर 0 तो 1 1 है, 1 इंटू 1 1 ही होता है, और 1 को a की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 4 ही आएगा। और ये आ गया 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस a की पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर 4। तो ये आपके पास a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला गया। तो इसी तरीके से आप जितने ज़्यादा पावर आपके निकालना चाहे उतना निकाल सकते हैं, आपको बार बार मल्टीप्लाई करके देखने जरूरत नहीं। जैसे इसको अपन नॉर्मली करते हैं तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी की पावर 4 है तो 4 बार लिखते हैं, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ऐसे 4 बार लिख के फिर इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जाके फिर ये आंसर आता। तो अब इसको डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, पास्कल ट्रायंगल मेथड। अब एक चीज़ लास्ट इसमें कि भाई जैसे माइनस आ जाए, है ना, तो माइनस आ जाए तो फिर क्या करना है, जैसे माइनस का एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ आपके सामने। अब आगे देखते हैं अपन, जैसे n बराबर मैं ले लूँ 2 ही, लेकिन मेरे पास है a माइनस बी की पावर 2, तो n बराबर 2 के लिए कौन सी लाइन लेंगे, ये वाली 1 to 1 वाली। तो आप 1 to 1 के लिए क्या करें, वापस 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें और 1 लिख दें। अब आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर देखें कि माइनस किसके साथ है, b के साथ। तो जहाँ पर b की पावर इस तरीके से आ रही है, b की पावर 1 आ रही हो, या फिर b की पावर 3 आ रही हो, या b की पावर 5, या ना ओड में इवन आ रही, ओड में कोई पावर आ रही हो, तब तो आपको क्या लगाना है, आगे माइनस लगाना है। और यदि ऐसा आ रही हो b की पावर 0 या फिर b की पावर 2 या b की पावर 4, इवन जैसे आपके पास में पावर आ रही हो b की, तो फिर आपको कैसे ही लेना है, प्लस ही लेना है। तो देखो यहाँ पर यदि मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे अभी फिलहाल तो मैं प्लस लगा दूँ, और यहाँ पे भी क्या लगा दूँ, प्लस, फिर अपन चेंज कर लेंगे कि भाई b की पावर यदि ओड में आ रही होगी तो अपन माइनस लगा दें, क्योंकि हमारे यहाँ माइनस है। तो यहाँ लिख दिया मैंने a b, यहाँ पे भी लिख दिया a b, और यहाँ पे भी लिख दिया a b। पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2, तो यहाँ लिखा 2, तो यहाँ आ गया 0। तो यहाँ b की पावर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही रहेगा। देखो यहाँ पे b की पावर 0 है तो प्लस ही रहेगा। फिर a की पावर क्या करी, घटाई 1 होगी, और b की पावर बढ़ गई यानी 1 होगी, और जैसे b की पावर 1 है हमें ध्यान पड़ गया माइनस लिखना है, तो यहाँ प्लस को काट के क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। साथ ही आगे बढ़ेंगे तो a की पावर 0 हो जाएगी, b की पावर 2, तो b की पावर 2 है वापस, तो इसका मतलब कैसा आएगा, प्लस ही आएगा। तो हमारे पास देखो हमारे सामने आंसर आ गया a स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, b की पावर 0 1, और माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम जानते हैं माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, इसी तरीके से आता है। एक और कॉम्प्लिकेट हम लेके देख लेते हैं, n बराबर 3 के लेके माइनस होता तो कैसे होता। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो कैसे हो सकता है ये। n इक्वल टू 3 लेके चल रहा हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से देखना पड़ेगा n बराबर 3 के लिए क्या है, 1 3 3 1 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बराबर, नीचे लिख देता हूँ जगह का मैं 1 3 3 और ये 1। फिलहाल तो प्लस ही लगा दीजिए, उसके बाद पता पड़ेगा कि क्या लगाना है माइनस का। पावर यदि ऑड तो माइनस, पावर यदि इवन तो प्लस, ए बी ए बी ए बी और ये ए बी। अब आप पावर स्टार्ट करो, मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, इधर 0 आएगा, इधर 2 करेंगे इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 करेंगे इधर 2 हो जाएगा, और इधर 0 करेंगे तो इधर 3 हो जाएगा। अब चेक करो b की पावर कहाँ ऑड है, यहाँ ऑड नहीं है, यहाँ ऑड है, और यहाँ इवन है, यहाँ ऑड है। तो यहाँ और यहाँ दोनों ही जगह क्या आएगा, माइनस, क्योंकि पावर कैसी है, ऑड है। तो माइनस के लिए इस तरीके से काम करेगा। तो हमारे पास क्या है, a क्यूब, ये पूरी की पूरी संख्या a क्यूब बनी, क्योंकि ये तो हो जाएगा 1, ये संख्या 1 बन जाएगी, ये 1 ही है, तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। a की पावर 3 से यदि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 3 ही आएगा। माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब, ये माइनस 3ab, और अंदर क्या आएगा, a माइनस b। देखो कॉमन निकाल लो, इसमें से 3 3 कॉमन आ रहा है, ab ab भी कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा, a कॉमन निकल गया, स्क्वायर है तो ये बच जाएगा a, और माइनस पूरा बाहर आ गया। यहाँ पर ये प्लस का था इसलिए बाहर माइनस लिया, तो अंदर भी क्या आएगा, माइनस, ताकि जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस होके 3ab स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके सामने फॉर्मूला है। तो आप पास्कल ट्रायंगल मेथड का यूज करके a प्लस बी की पावर में जितने भी फॉर्मूले आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये ट्रायंगल मेथड आपको याद होना चाहिए, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।
चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे को जो पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आपको 10th क्लास के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ के आने हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो आप पढ़ के आए होंगे आई थिंक, और पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। नहीं भी पढ़ के आए तो कोशिश करें आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं, उनको एक बार अपन समझ लेते हैं। वैसे देखो हम यहाँ पे मैथमेटिक, जनरल मैथमेटिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या फॉर्मूले हमारे काम आ सकते हैं फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं फुल डिटेल जैसे डेफिनेशन के साथ में तो नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिट है। तो हम यहाँ पर बेसिक जनरल वे में ही समझाने की कोशिश की जा रही है। आप उसको इस तरीके से समझिए कि इसका यूज कहाँ करना। मैं आपको एप्लीकेशन ही समझा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन, जैसे मैंने फैक्टोरियल की डिफाइन नहीं लिखाई है आपको, तो मुझे डिफाइन लिखानी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ फैक्टोरियल का यूज समझाना है। जैसे आपको फैक्टोरियल 5 दे दिया, तो फिर आप उसको कैसे ओपन करें? तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आप जब लिखेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा। तो फैक्टोरियल है क्या एक्चुअल में? जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन है। मैं कह दूं कि फैक्टोरियल भाई नेचुरल नंबर 5 है, तो 5 का मैंने फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब 5 से लेके अब जहां तक नेचुरल नंबर आएगा, तो 5 से स्टार्ट करो तो 5 4 3 2 1 तक। 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं, तो 5 से लेके 1 तक का ये मल्टीप्लिकेशन का एक वो है, पैक है ये एक तरह से। तो हम समझ सकते हैं इसको कि फैक्टोरियल का यूज कैसे करना था। अब ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें तो हमारे पास 6 बेसिकली फंक्शन होते हैं, जिसको हम इन नाम से जानते हैं। जैसे साइन हम थीटा से ही पढ़ते आए हैं अभी तक, लेकिन आगने वाले टाइम में हम इसको साइन एक्स भी बोल सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो तो है साइन, और यहाँ पर ये जो थीटा है ये होता है एक एंगल। एंगल को थीटा लिखो तो ठीक है, नहीं तो इसको आप एक्स भी लिख सकते हो। आप बोले एक्स नहीं लिखना, मैं इसको टी लिखना चाहता हूँ, तो साइन टी भी लिख सकते हो। आप बोले नहीं मैं इसको ए लिखूंगा, ए भी लिख सकते हो। जैसे कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप यहाँ पे जैसे किसी एंगल को बता रहे हैं, जैसे ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल ए है, तो ये एंगल ए है तो वहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? साइन है। आप बोलोगे यदि एंगल ये थीटा है तो आप लिखोगे साइन थीटा। आप बोलोगे नहीं एंगल एक्स है तो साइन एक्स है। आप बोलोगे नहीं एंगल टी है तो ये साइन टी हो जाए। तो इस तरीके से ये अलग अलग तरीके से। अब ये एक्स यहाँ पे क्या है? एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन का साइन ले रखा आपने। टी क्या है? एक वापस से एल्जेब्रिक फंक्शन ही है जिसको आपने वापस साइन ले रखा है। ए यहाँ पे नॉर्मल एंगल है और थीटा भी क्या है? एंगल है। तो इस तरीके से हम इन फंक्शंस को समझे कि कितने होते हैं ऐसे, साइन थीटा कोस थीटा 6 तरह के होते हैं ये। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे को समझना है, तो सबसे पहला तो होता है साइन। देखो साइन में यदि एंगल नहीं लगाए तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे साइन, और इसको हिंदी में कहते हैं ज्या। तो फर्स्ट तो हो गया साइन और ज्या। सेकंड होता है कोसाइन, कोसाइन जिसको बोलते हैं कोज्या, कोज्या। और तीसरा मेन जो होता है वो होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट, जिसको बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या। फिर इनके 3 उल्टे होते हैं। साइन का जो उल्टा होता है कोसाइन। तो कोसेकेंड, सॉरी क्या होता है ये? कोसेकेंड। तो कोसेकेंड इसको हिंदी में तो क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इंग्लिश में कोसेकेंड कहते हैं। और कोसाइन का जो होता है वो होता है सेकेंड। और 6 जो आपका है ये टेंजेंट, इसका होता है कोटेंजेंट। तो अब इनको 6 तरीके के हमने सीखे। ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। उल्टे का मतलब अभी समझाऊंगा मैं कि कैसे उल्टे हैं ये। फिलहाल तो आपको याद होना चाहिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और टेंजेंट। अब इनको किसी थीटा एंगल के साथ में यदि हमें लिखना हो ट्रिग्नोमेट्री को, फंक्शंस को, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो वापिस समझो, इन द फॉर्म ऑफ थीटा या एंगल, इन द फॉर्म ऑफ एंगल हम इसको लिखेंगे साइन थीटा। अब ये ई हट जाएगा, इसकी जगह थीटा आ जाएगा। ऐसे ही कोसाइन में आई एन ई हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा? कोस थीटा। इसी तरीके से ये टेंजेंट जो है पूरा क्या बन जाएगा? टेन थीटा। फोर्थ कोसेकेंड जो है वो क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा। और फिफ्थ आपका सेकेंड क्या बन जाएगा? सेक थीटा। और 6th नंबर जो कोटेंजेंट है वो क्या बन जाएगा? कोट थीटा। तो आप पहचानो, आपने कभी ना कभी तो इनको देखा ही होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। मैंने थीटा यहाँ पे एंगल लिखा है, ये आप जनरल समझे यहाँ पे। तो ये चीज क्लियर है। अब इनका रिलेशन क्या है? तो देखो रिलेशन, आपस में रिलेशन कैसा है इनका? तो रिलेशन बिटवीन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो रिलेशन आप लिखना चाहें तो आप लिखें इस तरीके से, रिलेशन बिटवीन टी फंक्शंस। टी का मतलब क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टी यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा। तो देखो साइन थीटा जो होता है वो इन्वर्स होता है किसका, कोसेक थीटा का। यानी साइन थीटा लिखूँ या 1 कोसेक थीटा लिखूँ एक ही बात है। दूसरा जैसे मैंने लिखूँ यहाँ पे कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कोस थीटा को 1/sec थीटा भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। आप बोलो कि नहीं हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा अलग लिखेंगे। आप बोलो कि मैं ऐसे लिखूंगा जैसे कोसेक थीटा अपॉन 1/sin थीटा, तो क्या फर्क पड़ता है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो किया। इसी तरीके से इसको सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख दो, या कोट थीटा बराबर ये ऊपर चल जाए ये नीचे आ जाए, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर, तो सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम ये सेम ही रहेगा। अब आगे देखते हैं इसको, और टेन थीटा यहाँ पर जो है इसको अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे ये 4 तो आपने उल्टा ही लिखा, तो इसको क्या के लिए लिखना उल्टा, आप समझ गए होंगे कि उल्टा लिख सकते हैं। तो मैं 4th नंबर में यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि भाई टेन थीटा जो है वो उसका साइन और कोस से भी रिलेशन होता है। यानी टेन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आप लिख सकते हो। सही बात है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपका टेन थीटा कहलाएगा। इसी तरीके से आप कोट थीटा लिखना चाहो तो कोट थीटा क्या होगा, 1/tan थीटा, इसका उल्टा भाई 1/tan थीटा का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी आप इसको लिख सकते हो। और समझो साइन थीटा बराबर क्या है, 1/cosec थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या है, 1/sec थीटा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/cosec थीटा अपॉन 1/sec थीटा। उल्टा करोगे तो sec थीटा ऊपर चल जाएगा और cosec थीटा कहाँ जाएगा, नीचे, तो sec थीटा अपॉन cosec थीटा। तो जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए रिलेशन क्या है, साइन थीटा किसका उल्टा cosec थीटा का, cos थीटा किसका उल्टा sec थीटा का, tan थीटा cot थीटा tan कैसे भी लिख लो, और साथ ही tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। चलो ये तो हमारे को पता चल गया कि इनमें रिलेशन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं अपन के, भाई कोई ट्राइंगल दे रखा है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है, और वो राइट एंगल ट्राइंगल की अपन को साइड ही नहीं दे रखी थी। जैसे यहाँ पे दे दिया भाई कि ये एंगल तो 90 डिग्री है, और ये कोई एंगल है थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 3 भुजाएं होती हैं हमें पता है। तो जो 90 डिग्री होता है बेटा याद कर लेना है इसको, कि इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का मतलब होता है कर्ण, ठीक है। थीटा के सामने वाली हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को अपन क्या कहते हैं, लंब। जो तीसरी बच गई ये वाली, ये क्या कहलाएगी यहाँ पर, बेस, और बेस को अपन क्या कहते हैं, आधार। क्या कहते हैं, आधार। तो मैं ट्राइंगल को नाम दे दूं ए बी और ये सी, तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाएगा, थीटा के सामने वाला लंब या परपेंडिकुलर कहलाएगा, और तीसरी जो भुजा बचेगी वो बेस कहलाएगी। ऐसे ही मैं यदि मैं इसको ऐसे कर देता, ये 90 डिग्री है और ये एंगल ले लेता थीटा, तो फिर देखो क्या होता है, हाइपोटेनियस तो वो का वही रहता कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने, बट अब लंब कौन सा बन जाता, इस थीटा के सामने वाले, यानी परपेंडिकुलर आपका ये नीचे वाला आता है, ये क्या कहलाता अब, बेस यानी कि आधार कहलाता। क्या बात सही है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री का क्या रिलेशन इनसे, तो ये जो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर है, या कर्ण आधार लंब है, इनका कुछ रिलेशन होता है हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। कैसे, जैसे पहले की बात करूं कि मैं साइन थीटा कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भाई ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। दूसरा कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि आधार बटा कर्ण। यानी कोई भी दो भुजाओं, इसे समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का जो रेशियो होगा वो किसी ना किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, याद करना भी बड़ा आसान है। ऊपर ऊपर वालों को ले लो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया पी बी पी,
और नीचे क्या ले लिया, एच एच बी। हिंदी मीडियम के लिए लाल कक्का, क्या है, लाल कक्का। तो पहला जो है P अपॉन एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ट्रिक है लाल कक्का, लाल कक्का, ये इसकी ट्रिक है हिंदी मीडियम के लिए। तो P अपॉन एच, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस, P अपॉन एच किसको बता रहा है, साइन थीटा, यानी पहली लाइन किसको बताएगी, साइन थीटा को। इसी तरीके से देखो सेकंड नंबर लाइन किसको बताएगी, बेस अपॉन हाइपोट, ये कोस थीटा को बताएगी। और तीसरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसको बताएगी, टेन थीटा। अच्छा बोलो इनको उल्टा कर दो, उल्टा का मतलब H अपॉन पी कर देते, H अपॉन पी, तो वो किसको बताता, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा याद करो क्या बताया था, कोसेक थीटा। देखो हमने देखा था ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो फिर कोसेक थीटा बराबर ऐसी फॉर्म में क्या होगा, तो कोसेक थीटा को यदि मैं लिखूं तो साइन थीटा है P अपॉन एच, तो कोसेक थीटा इसका उल्टा, यानी H अपॉन P कहलाएगा। H अपॉन P का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी साइन थीटा का उल्टा कर दो, कर्ण बटा लंब कर दो, या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा मिल जाएगा। तो बड़ा ही आसान है, ये ट्रिक है इसको याद करने की। तो ये ट्रिक आप याद करें अच्छे से, लाल कक्का से भी समझे, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसको बताएगा, साइन थीटा को, आधार बटा कर्ण किसको बताएगा, कोस थीटा को, लंब बटा आधार किसको बताएगा, टेन थीटा को। और इनका उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा को बताएगा। यानी नीचे से देखो तो ये किसको बताएगा, कोसेक थीटा को, और ये किसको बताएगा, सेक थीटा को, और ये लास्ट में किसको बताएगा, कोट थीटा को। लेकिन इसको उल्टा करके लिखना, ऐसे मत लिख देना P अपॉन एच कोसेक थीटा, ऐसे लिखना H अपॉन P बराबर कोसेक थीटा, H अपॉन B बराबर सेक थीटा, B अपॉन P बराबर कोट थीटा। और H, P और B की फुल फॉर्म क्या है वो आपको पहले से ही ध्यान है। तो अब ये हमको क्यों पढ़ना पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने इसको मिटा देता हूँ, ट्राइंगल को रहने देते हैं। हमारे को यहाँ दे दिया कि साइन थीटा बराबर कितना है, 3/5 है। कितना दिया भैया, 3/5 दे दिया। और पूछ रहा है कि बाकी जितने भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के वो सब फाइंड आउट करो, यानी कोस थीटा भी ज्ञात करो, टेन थीटा भी ज्ञात करो, इसी तरीके से कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा भी ज्ञात करो। हमको यही दे रखा। अब हमारे को ना तो कोई ट्रायंगल की साइड दे रखी, इधर कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा। तो अब इससे हम पता लगा सकते हैं कि 3 क्या है परपेंडिकुलर और 5 क्या है हाइपोटेनियस। यानी इस ट्रायंगल में इस हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 5। कितनी वैल्यू है, 5। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू कितनी है, 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब अपन को क्या चाहिए, आधार। तो आधार निकल जाए तो मेरा कोस थीटा भी निकल जाएगा और टेन थीटा भी निकल जाएगा। तो आधार निकाले अपन। तो आधार के लिए क्या करें कि आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस। अब देखो आपको ये याद नहीं है तो आप इसको एक वाला एक याद कर लो। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण। तो इसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, दोनों जो दूसरी बच जाती है उन सबके सम के इक्वल। यानी कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। किससे, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम बात कर रहे हैं, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगा रहे हैं। हाँ भाई, तो कर्ण स्क्वायर वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये याद रखो। तो अब अपन को निकालना क्या है, बेस। तो इसको इधर लिया है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, बेस का स्क्वायर। तरीके से लिख लो। तरीका कैसे लिखे, बी बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मुझे बताओ यहाँ देख के कि एच कितना है और पी कितना, एच 5 है पी 3 है। यहाँ देखो तो भी एच 5 है पी 3 है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 16 आ गया। तो ये तो हो गया बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना हो जाएगा, रूट लग जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगी। तो 16 का रूट और 16 का रूट क्या होता है प्लस माइनस 4, लेकिन अपन को यहाँ क्या लेना है, +4 ही लेना है। किसी भी संख्या का आप यदि रूट निकाल रहे हैं 1/2 पावर है यदि उसकी, तो उसकी 2 वैल्यू होगी,
एक तो होगी प्लस में और एक होगी माइनस में, लेकिन अभी हमको यहाँ पे प्लस में काम में लेना है, इसलिए हम +4 ले रहे हैं। यानी bs कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब आपको cos थीटा पूछे, cos थीटा का फॉर्मूला याद करो, लाल कक्का मतलब आधार बटा कर्ण, या PBP अपॉन HHB यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटा कर्ण। तो बेस का है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, 4/5 cos थीटा आंसर आ गया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो थर्ड वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो ये 3/4। इसी तरीके से आप होमवर्क कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा भी निकालें। तो अब यूज समझ में आ गया इनका क्या है कि कोई एक दे दिया तो बाकी निकल जाएंगे, साथ ही बेस भी निकल जाएगा, या इधर अपन को ट्रायंगल की 2 साइड भी दे दें तो अपन सब निकाल सकते हैं। तीसरी साइड पाइथागोरस से निकल जाएगी, बाकी सारे रेशियो हमारे सामने आ जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कैसे होता है देखा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसमें अपन चल रहे हैं, तो इसके लिए अपन को क्या है कि एक टेबल दे रखी है कि भाई साइन जो थीटा है या कोस थीटा, टेन थीटा, जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें थीटा बराबर कोई पर्टिकुलर एंगल रख दें यदि हम, तो उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, या साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यह आपने 10th क्लास में सीखा होगा। तो अब यहाँ पर अपन वही टेबल बनाना चाह रहे हैं। वो टेबल यदि हम उस बनाए, उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई 1 डिग्री बराबर कितना होता है। तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, π/180। ये चीज क्लियर है क्या, रेडियन के अंदर π/180 रेडियन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री बराबर 2π/360 रेडियन। आपको डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करने का तो नोट डाल के लिख लेना आप कि भाई नोट है 1 और ये 2। अच्छा इसी तरीके से तीसरी चीज हो रहा है यहाँ पे कि 1 डिग्री में 60 डेस होता है। ये डेस क्या कहलाता है, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम 60 आर्क मिनट, 60 आर्क मिनट। तो इसको पढ़ने का तरीका कि 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट होते हैं, 60 आर्क मिनट होते हैं। चौथा नोट आप डाल देना कि 1 मिनट में, 1 आर्क मिनट में कितने आर्क सेकंड होते हैं। तो 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं। तो आप लिख सकते हैं 60 आर्क सेकंड, ये आपके काम आएगा आगे। और इन सब की कुछ वैल्यू भी होती है रेडियन में, उसको भी हम निकालना सीखेंगे। फिलहाल वो अपने चैप्टर नंबर 2 में आएगा, लेकिन आप ये नोट डाल के तो लिख लेना कि 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट, 60 आर्क मिनट। 1 डिग्री में कितने आर्क सेकंड, 60 आर्क सेकंड। 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड। और 1 डिग्री में कितना रेडियन, 2π/360 रेडियन। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर, π/180 लिखो या 2π/360 लिखो, एक ही बात है। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी कुछ पर्टिकुलर एंगल पे कितनी वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, तो हम देखते हैं इसमें वैल्यू। तो ये मैं मिटा दूँ, ये आपने लिख लिया होगा, नोट लिख लेना आप इसको। तो यहाँ पर मैं ये टेबल बना देता हूँ आपके सामने। तो मैं यहाँ ये ले लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे तो एक जगह तो हो जाएगा एंगल, इधर तो चलेंगे एंगल, और यहाँ चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो टी फंक्शन लिख देता हूँ, टी फंक्शन। तो पहला फंक्शन सीरियल नंबर पे लिखो भाई, सीरियल नंबर लिखो, सीरियल नंबर। तो फर्स्ट जो आएगा वो आएगा साइन थीटा, और थीटा बराबर फर्स्ट क्या दे रखा है अपन को, थीटा बराबर दे रखा है 0 डिग्री, 0 डिग्री। साथ ही आगे चले तो थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। अब 30 को अपन रेडियन में भी बदल के लिख लो आप, ताकि क्या है आपको आगे रेडियन में मिले तो दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, π/180। तो मेरे को बताओ बेटा 30 डिग्री कितना होगा। तो 30 को ऐसे लिख सकते हैं 30 × 1 डिग्री। अरे 30 को क्या लिख सकते हो, 30 × 1 डिग्री मतलब 30 डिग्री। तो 30 × 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री होता है π/180। तो देखो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 × 18, तो ये π/6 रेडियन आ गया। यानी 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, π/6
रेडियन होता है। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या कि भाई या तो 30 डिग्री लिखूँ या फिर क्या लिखूँ पाई अपॉन, तो आप बड़ी बनाना है इसको क्या करना है, आप थोड़ी बड़ी रख देना तो आपको अच्छे से लिखने आ जाएगा। π/6 रेडियन, RAD, π/6 रेडियन। आगे देखिए थीटा बराबर 45 डिग्री कर रहा हूं, तो इसको आप यदि चेंज कराएंगे ऐसे तो आप लिख सकते हैं π/4 रेडियन। अब रेडियन में बार बार नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टैंड है, रेडियन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ एंगल में लिख देता हूँ कि रेडियन, या तो डिग्री में या फिर रेडियन में। तो रेडियन डिग्री तो आपको वैसे ही लग रही है, रेडियन वाली मैंने यहाँ लिख दी तो सब में ही काम आ जाएगी। π/4 रेडियन है। इसी तरीके से देखिए थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को अपन लिख सकते हैं π/3 रेडियन। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ π/3 रेडियन, और यहाँ पे भी लिख ही दो, चलो रेडियन लिखते चलो। और थीटा बराबर ये कितना आ गया 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे 90 डिग्री तो याद कर लो, इसके आगे के जो होंगे वो मैं आपको क्वाड्रेंट फॉर्मूलों से याद करा दूंगा, क्वाड्रेंट से। और π/2 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/2 रेडियन, तो π/2 रेडियन लिख सकते हैं भाई, ठीक है। निकाले सबकी वैल्यू। साइन थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। आप इसको डायरेक्ट ना लिखें, 60 को कैसे आया π/3 वहाँ चेंज करा के चेक कर लें एक बार के सही है या नहीं है। अपने आप को बिल्कुल मूर्ख ना बनाएं, चेक करके ही लिखें आप, उसके बाद ही आप कॉपी में उतारेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, कोट थीटा कि भाई सबको रेडियन में बदलना है हमको खुद, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मुझे तो याद है, आपको याद थोड़ी है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो मैंने स्टार्ट किया साइन से, फिर कोस से, फिर टेन से, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोसेक। ओके, साइन थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। याद रखो बेटा साइन 0 कितना होता है 0। या थीटा को यहाँ से हटा के क्या कर दो, यहाँ 0 डिग्री लिख दो, तो साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी तो मैं वहाँ पे थीटा लिख देता हूँ। इसी तरीके से 30 डिग्री यहाँ लिख दो, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आधा, कितनी होती है आधा, आधा मतलब हाफ, 1/2। और 45 डिग्री यहाँ लिख दो तो ये होता है 1/√2। क्या होता है ये 1/√2। तो याद करेंगे आप 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है। इसी तरीके से साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 90 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, या साइन π/2 रेडियन की बराबर वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो कोस को लिखेंगे तो वहां से उल्टा चालू हो जाओ, यानी 1, फिर कौन आ रहा है √3/2, फिर ये यहीं पे आएगा देखो, और ये इधर चलेगा और ये इधर, यानी कोस क्या होता है इसका उल्टा होता है। यानी कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी जो साइन 90 डिग्री की थी। साइन 90 की 1 थी तो ये कोस 0 में आ जाएगी। कोस 0, अरे थीटा बराबर 0 डिग्री रख दो तो क्या आ जाएगा 1। ये कहाँ आया था, ये साइन 90 पे आया था। ऐसे देखो साइन 90 पे 1 आया था तो कोस 90 पे क्या आएगा, वो जो 0 पे, तो उल्टा ही तो चले हैं। तो आप याद रख लो, साइन 30 डिग्री 1/2 है तो कोस 60 डिग्री कितना होगा 1/2। साइन 60 डिग्री यदि √3/2 है तो कोस 30 डिग्री कितना होगा, तो ये उल्टा हो जाता है। एक ही चीज है जो कॉमन रहती है, वो है 1/√2 1/√2, जो किसकी वैल्यू है 45 डिग्री। यानी साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, या साइन π/4 और कोस π/4 की वैल्यू क्या रहती है 1/√2 1/√2 ही रहती है। ये आपको याद रखना। साथ ही आपको एक छोटी सी चीज और ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ कि साइन थीटा हो या कोस थीटा हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेके -1 के बीच में ही होती है। यहाँ पर आप थीटा कोई से ही एंगल रख दीजिए, 0 से लेके बढ़ते जाओ 90 180 270 360 आगे और चलते जाओ, तो आप कोई से ही एंगल रख दो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से -1 के बीच में ही रहती है। इसी तरीके से कोस थीटा जो है इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 से -1 के बीच में ही रहती है। ये आपको याद रखना है। टेन थीटा क्या होता है इनका रेशियो, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, भाग लगा दो इसका। तो टेन 0 डिग्री कितना होगा, जो इतना साइन 0 अपॉन कोस 0 है। साइन 0 अपॉन कोस 0 क्या है 0/1 यानी 0। अरे 0/1 भाग लगाओ, 0/1 क्या होता है 0 होता है। इसी तरीके से टेन 30 डिग्री, तो इसका भाग लगा दो, फिर अरे इनका भाग लगाओगे 10 मिलेगा, तो भाग लगाओगे 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया। साइन 45 डिग्री के लिए इनका फिर भाग लगा दो तो पूरा ही कट गया, यानी क्या आ गया 1 आ गया। पूरा कट गया इसका मतलब 0 नहीं आया, पूरा कट गया, कितनी बार कटा 1 बार कटा, इसलिए ये 1 आ गया।
60 डिग्री जब रख देखा tan 60 डिग्री, तो इसको काटा तो 2 से 2 कटा, तो ऊपर क्या आ गया √3, नीचे क्या आ गया 1, 1 लगाओ मत लगाओ एक ही बात है, इसको हटा दो या लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, 1 का भाग लगाओगे √3 ही रहेगा। क्लियर है। अब देखो tan कौन सा डिग्री 90 डिग्री, तो 1 में 0 का भाग लगाया तो कितना आता है इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट है कि tan 90 डिग्री तेरी वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी। इससे क्या साबित हुआ कि sin थीटा तो 1 और -1 के बीच में ही है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू तो माइनस में जा सकती है, 0 है ना, सॉरी 0 हो सकती है इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और माइनस में तो जाएगी यहाँ, सॉरी माइनस में जा सकती है। तो इस तरीके से अब cot थीटा क्या है, इसका उल्टा है, tan थीटा का उल्टा, तो वहां से चलो जाओ वापस इन्फिनिटी, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। देखो मैंने चालू किया उधर से ऐसे लेते लेते वापस ऐसे लिख दिया, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई cot थीटा। तो आपको ये याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करेंगे आप जितना जल्दी, उतना ही आपको फायदा होगा आगे न्यूमेरिकल 4। आपको बोल दिया एकदम से tan 45 डिग्री, आप टेबल बनाने लगे, टेबल याद थे ही नहीं आपको, डायरेक्ट कुछ याद नहीं आता, तो tan 45 डिग्री 1 होता है, आप उड़ जाएंगे, cot 45 डिग्री कह दिया तो 1 आएगा। तो इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, तब जाके आप फिजिक्स में जो कॉन्फिडेंस है वो ला पाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। sec थीटा इसका उल्टा होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो बस इसकी वैल्यू को यहाँ से उल्टी कर करके रखते जाओ, सेकंड नंबर वाले को फोर्थ नंबर में, सॉरी फिफ्थ नंबर, 1 2 3 4 5th, तो सेकंड वाले को फिफ्थ में रिप्लेस कर दो, लेकिन कैसे, उल्टा करके दो, 1 को उल्टा करो 1 ही आएगा, इसको उल्टा करो 2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टा करो √2/1 हो जाएगा, जो कि √2 ही कहलाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 का, इसको उल्टा करो 2/1 हो जाएगा, जो कि 2 ही कहलाएगा, और 0 को उल्टा करो तो 1/0, यानी कि ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 1 1 हटा सकते हो आप, कोई मतलब नहीं इसका, अंडरस्टैंड है। तो कोई बच्चों को ये भी भारी संख्या है, शंका है कि भाई 1 लग रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत आ रही है, दिक्कत नहीं है, 1 का भाग लगाओगे वो का वही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोसेक थीटा, फिर इसका जिस प्रकार साइन थीटा, जिस प्रकार साइन थीटा की वैल्यू को मैंने वापस यहाँ से रिपीट किया था तो कोस थीटा आया, वैसे सेक थीटा की वैल्यू को रिपीट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा, यानी उधर कितना आया था इन्फिनिटी, फिर इधर कितना आया था 2, फिर इधर कितना था √2, फिर इधर कितना था 2/√3, और ये फिर क्या हो गया 1। तो इस तरीके से आप ये टेबल याद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वैल्यू जैसे साइन 180 डिग्री कितनी होगी, 90 से ज़्यादा साइन 180, साइन 120 डिग्री, उसके लिए अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ जो और कुछ काम की बातें आपको बतानी है, जैसे ये डिग्री को रेडियन में बदलना तो आप सीख गए, रेडियन को डिग्री में भी उल्टा करके बदल सकते हैं। काम की बात क्या है कि जैसे 1/√2 है या 1/2 है ना, या दे रखा है ना, और ये √3/2 है, पहली लाइन की बात कर रहा हूँ, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ऐसी है 0 से लेके 1 तक, ऐसे है ना भाई। तो इसको इनकी वैल्यू कितनी है ये ध्यान होना चाहिए। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, 1/√2 का मतलब पता ही नहीं है तो याद कर लो 0.707, भाग लगा के देख लेना कि 1 में √2 की वैल्यू भी याद नहीं है तो फिर याद करो 1.414 √2 की वैल्यू होती है, यानी 1 में आप 1.414 का भाग लगाओगे, 1 में 1 से ज्यादा संख्या का भाग लगाओगे तो संख्या 1 से कम आएगी, 1.414 का डिवाइड करने पर 0.707 वैल्यू आती है, आपको याद रखना चाहिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा 12th क्लास में ये वैल्यू याद करना, तो अभी याद करके चले। √3/2 को क्या लिख सकते हैं 0.866, क्या लिख सकते हैं इसको 0.866। तो देखो हमारे पास वैल्यू कैसे बढ़ी, 0 से 0.5, फिर 0.707, फिर 0.866 और फिर कितना आ गया 1। तो देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही ना, 0 फिर आधा हुआ 0.5, फिर 0.70, फिर 0.86, फिर 1। तो इस तरीके से वैल्यू ये आगे बढ़ रही है, हमें ध्यान होना चाहिए। और इसमें वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मैंने लेकिन बताया आपको -1 भी होता है। तो ये 90 डिग्री से जैसे ही एंगल आगे बढ़ेगा, जो आपका साइन थीटा है उसकी वैल्यू नेगेटिव में तो नहीं आएगी, साइन 180 डिग्री के बाद में इसकी वैल्यू कैसे आने लग जाएगी, माइनस में आने लग जाएगी। 180 तक तो पॉजिटिव रहता है, साइन ही एकमात्र ऐसा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक जो
90 डिग्री छोड़ो, 180 डिग्री तो इसकी कोई भी वैल्यू निकालो पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन 180 डिग्री के बाद ये कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये चीजें हम आगे सीखेंगे। तो ये आपको ध्यान पड़ गया, इनकी वैल्यू कितनी, पॉइंट्स में डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे आप वो डिवाइड करके आसानी से सीख सकते थे। √3 का भी वैल्यू पता नहीं है तो √3 भी देख लो, 1.732 होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। याद होना चाहिए। तो समझ में आ गई होगी बात। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिजिक्स में आपका एक चीज और आती है, 11th में ही आ जाएगी ये, कि भाई यदि ये जो साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा आप निकाल रहे हो और थीटा की वैल्यू आपको गिवन नहीं है ना, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, नोट डालें इसमें कि इफ थीटा इज नॉट गिवन और थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल की मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा एंगल है, बहुत मतलब 1 डिग्री से भी कम, 1 डिग्री एंगल से भी छोटा एंगल, लगभग 0 डिग्री के बराबर। 0 तो नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा और 1 डिग्री से कम। 1 डिग्री कितना सा एंगल होगा, बहुत छोटा सा। तो 1 डिग्री से भी कम यदि एंगल थीटा है तो आपका जो साइन थीटा है ये लगभग थीटा ही कहलाएगा, साइन थीटा थीटा बन जाएगा यहाँ। दूसरी बात, कोस थीटा के साथ ऐसा क्या होगा, तो कोस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 1 के बराबर। और तीसरा जो टेन थीटा है, इस टेन थीटा को टेन नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सिर्फ थीटा ही लिखेंगे। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, जब थीटा स्मॉल होता है तो इस तरीके से लिखते हैं। ये कैसे आया, आपको ध्यान रखना चाहिए कि साइन 0 डिग्री कितनी थी, साइन 0 डिग्री बराबर 0 था, यानी जितना डिग्री था वो का वही आ गया था। इसी तरीके से कोस 0 कितना था, ये 1 था। कोस 0 डिग्री कितना था, 1 था भाई, साइन 90 की 1 थी तो कोस 0 1 आई थी ना। तो अब देखो यहाँ पर थीटा यदि बहुत छोटा, थीटा छोटा कितना हो सकता है, 0 डिग्री से ज्यादा और 1 डिग्री से कम, इनके बीच में ही होगा। तो 0 डिग्री के लगभग बराबर ही है। तो साइन 0 डिग्री की 0 होती है जब, तो साइन थीटा की क्या हो जाएगी, यानी 0 है तो 0, तो थीटा है तो थीटा कब, जब थीटा वेरी स्मॉल। लेकिन कोस में ऐसा नहीं कर सकते कि थीटा है तो थीटा नहीं, क्योंकि कोस 0 करते तो 1 आता, तो कोस थीटा रखेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। कब, जब थीटा कैसा है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ छोटी चीज, ये हमारे फिजिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इनका यूज करते हैं। चलो आगे चलते हैं। थीटा में क्यों बदलते हैं वो तो आप जब एप्लीकेशन करेंगे वहां पे तभी समझेंगे, लेकिन आप याद रखना, मैं आगे पूछूंगा आपसे कि भाई ऐसा क्यों होता है। चलो आगे